आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबर लगातार में आपका स्वागत है। चंदौली के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक फल विक्रेता को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां मनवड़ युवकों ने फल विक्रेता पर फायरिंग कर दी, जिससे फल विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं फायरिंग करने वाले युवकों को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल फल विक्रेता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते फल विक्रेता को अपना निशाना बनाया और उस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी, लेकिन ग्रामीणों ने युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत में आज यानी 15 जुलाई से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो गई है। इससे पहले तीसरी डोज के लिए आपको पैसे खर्च करने होते थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक मुफ्त में देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया था। इसके बाद खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। ये फैसला भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। सरकार के इस फैसले के बाद देश में सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि जैसे कोरोना की पहली और दूसरी वैक्सीन डोज के लिए लोगों में उत्साह था, वैसे बूस्टर डोज को लेकर नजर नहीं आ रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि आम लोगों के ये मुफ्त में नहीं मिल पा रही थी, इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ रहे थे। वहीं कोरोना मामलों में आई कमी के चलते भी लोगों में ऐसी लापरवाही देखी गई। हालांकि तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें और जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि कोरोना देश में खत्म नहीं हुआ है। बता दें कि अब तक देश में वैक्सीन की 199 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जिसमें इनमें तीसरी या प्रिकॉशन डोज की संख्या करीब 5 करोड़ है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये आंकड़ा अगले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ेगा। 18 से 59 साल की उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत इस साल 10 अप्रैल को हुई थी। बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में मशहूर सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी खुलेआम तारीफ की थी। इसके अलावा रिपुदमन सिंह मलिक का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर एयर इंडिया के प्लेन को बम धमाके से उड़ाने के मामले में 20 सालों तक मुकदमा भी चला था, जिसमें उन्होंने साल 2005 में बरी कर दिया गया था। बता दें कि सिख नेता मलिक कनाडा में रह रहे थे। भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों को अलगाववादी नेताओं से दूर रहने की नसीहत देने में जुटे हुए थे। हालांकि इससे पहले रिपुदमन सिंह खालिस्तान के हिमायती हुआ करते थे, वहीं वक्त के साथ उनकी विचारधारा खालिस्तान से अलग हो गई और अब यही उनकी मौत की वजह बनती दिख रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 9:30 बजे अज्ञात हमलावरों ने ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे शहर में रिपुदमन सिंह मलिक पर सरेआम गोलियां चलाई थी, जिस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। वहीं पास में मारी गई गोली के कारण रिपुदमन सिंह मलिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राजधानी कीव के 268 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी में स्थित शहर विनित्सिया में रूसी मिसाइल हमले की निंदा की है। हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है। जेलेंस्की ने असैन्य आबादी वाले इलाके में इस हमले को आतंकी कार्रवाई का करार दिया है। हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने दलासा और ड्रेसेन में चिकित्सा केंद्र पर मिसाइल हमला किया, इसे क्या कहा जाएगा? क्या ये आतंकवाद नहीं है? विनित्सिया में के गवर्नर सेरेई बेरजोव ने कहा है कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली में इलाके में 4 रूसी मिसाइलें में से 2-4 मारे गिराए गए हैं। नेशनल पुलिस चीफ इहोर
क्लाइमेको ने कहा है कि इस हमले में मारे गए लोगों में से अब तक केवल 6 शवों की पहचान की गई है, जबकि 39 लोग अभी भी लापता हैं। इस हमले में मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि ये हमला उस समय हुआ था जब लगभग 40 देशों के सरकारी अधिकारी में यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों की जांच और उस पर चर्चा करने के लिए नीदरलैंड से हैंक से मुलाकात की गई थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वेनेत्सिया पर रूसी मिसाइल के हमले का विरोध करते हुए कहा है कि क्या आप किसी दूसरे आतंकवादी संगठन के बारे में सोच सकते हैं जो खुद इस तरह के दुस्साहस की अनुमति देगा, जबकि उसके पिछले अपराध अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय हो। जेलेंस्की ने आगे कहा कि दुनिया में कोई दूसरा देश रूस की तरह इस प्रकार से आतंकवादी खतरा नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई देश शहरों और नागरिकों को खत्म करने के लिए रोजाना क्रूज मिसाइलों और रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। इस बीच भारत में भी मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया भर में पिछले 6 महीनों में 3413 मंकी पॉक्स के मामले अब तक सामने आए हैं। हालांकि इसमें 86% मामले यूरोप और 11% मामले अमेरिका में सामने आए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर भारत ने मई के महीने में गाइडलाइंस तैयार कर ली थी। अब मामला सामने आने पर एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। भारत में एक केस सामने आने पर एक बार फिर केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर मंकी पॉक्स को लेकर सावधान रहने को कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार गाइडलाइंस को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि की गई है। मरीज हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से केरल के कोल्लम पहुंचा था। तेज बुखार और छाले जैसे लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि होने के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर मंकी पॉक्स के लिए बनी गाइडलाइंस जिसे मई में तैयार किया गया था उसे ठीक से लागू करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स की पुष्टि मामले के मद्देनजर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को केरल भेजा है। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए केरल भेजी गई है, जो वहां जाकर पब्लिक स्वास्थ्य उपायों को स्थापित करने में मदद करेगी। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 22 जून 2022 तक कुल 3413 मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि हो गई है। ये मामले 50 देशों में सामने आए हैं। वहीं मंकी पॉक्स से WHO को एक मौत की सूचना मिली है। इनमें से अधिकांश मामले यूरोपीय क्षेत्र और अमेरिका में 11% मामले सामने आए हैं। बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 20,038 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है और अब ये संख्या बढ़कर 1.39 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। देश में करीब 145 दिन बाद गुरुवार को 20,000 से अधिक डेली केस सामने आने के बाद आज शुक्रवार को भी 20,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना के 20,038 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,47,10,027 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 47 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,604 हो गई है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र और औरंगाबाद के। महाराष्ट्र के 2 जगहों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के लिए पिछले उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले पर शिंदे फडणवीस सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिंदे फडणवीस सरकार ने नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगी। जिस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया उससे पहले राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने का पत्र लिख चुके थे, इसलिए इस
फैसले पर सवाल उठ रहे थे। बता दें कि कुर्सी पर संकट के बीच पिछले महीने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जाते जाते बड़ा फैसला लिया था, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखने की स्वीकृति दी गई थी। वहीं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर स्वर्गीय डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति दी गई थी। वहीं औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि इन स्थानों का नाम बदलना एमवीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि ये मुझे निर्णय लेने के बाद ही पता चला, ये बिना किसी पूर्व परामर्श के लिया गया था। प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक के दौरान हमारे लोगों द्वारा राय व्यक्त की गई थी, लेकिन निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे का था। वहीं औरंगाबाद के लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने बीते दिनों कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का ये दावा है कि वो शहर का नाम संभाजी नगर रखने के कदम में अनजान थे। इसके लिए ये एक हास्यास्पद बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये नाम बदलने के लिए ठाकरे सरकार ने जो नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पास किए थे, उसे शिंदे सरकार ने अभी फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।